हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और उसी में पहला जो हमारा आपका चैप्टर चल रहा है वो है गरीबी। और इस पहल के तहत हम लोग आपका काफ़ी कुछ इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि आखिर में गरीबी होती क्या है, उसके विषय में देखेंगे। और आज हम इसके निवारण के उपाय और तथा जो है मेरे प्यारे बच्चों के क्या कार्यक्रम चला रही है सरकार उसके निवारण के लिए, उनके विषय में गौर करेंगे। तो कल जो था हम एक छोटा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, बॉक्स था आपका 4.3 कपास किसानों की आपदा। उसमें देखा कि कोई कपास किसान कैसे अपनी मृत्यु मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी क्या समस्या है, इसके विषय में पढ़ा। और भारत में ये संख्या, ये जो आपका नंबर है, ये दर साल आपका बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है, इसके विषय पर भी हमने गौर किया था। क्लियर है। अब कोई ऐसा बच्चा है किसी भी स्कूल से जो आपका माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? जो बच्चे अपनी क्लास में खड़े हैं, आगे आगे बैठिए आप लोग। विद्वानों ने किसानों की आत्महत्या के लिए विवश होने वाले अनेक कारकों की व्याख्या की है। कह रहे जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारक बताए हैं जो कारक ये कहते हैं कि कुछ ऐसे विवश कर देती हैं चीजें जिनकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं? तो पहला बताया है परंपरागत कृषि से हटकर उच्च उत्पादकता वाले व्यावसायिक खेती की ओर अग्रसर होना। जो उनकी ट्रेडिशनल अपनी खेती थी वो उससे हट गए और क्या करने लगे, ऐसी खेती करने लग गए जिसमें हाई क्या हो, आपका प्रोडक्शन हो। अब देखिए, और खास कर वो भी क्या थी, आपकी कमर्शियल क्रॉप्स। अब जिसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसका नुकसान भी तो आपका ज्यादा होगा, यानी कि रिस्क भी तो बहुत बड़ा होगा। अब इससे क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ दिया और उच्च उत्पादकता व्यवसायिक खेती की ओर बढ़ गए, जबकि पर्याप्त तकनीकी की नेट अभाव था, और कह रहे हैं कि उस काम को करने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए थी उसका अभाव उन पर था। और सरकार भी अपनी तकनीकी प्रसार योजना के माध्यम से किसानों की सहायता के कार्यक्रम को समाप्त कर चुकी थी। यानी कि तकनीकी सहायता का जो माध्यम है और किसानों की सहायता जिससे होती थी, ऐसे कार्यक्रम को वो आपका समाप्त कर चुकी थी। तो एक कारण तो सिंपल ये है, अगर आप पहला पढ़ोगे तो जो किसान हैं, किसानों ने जो अपनी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर छोड़कर हाई प्रोडक्शन का जो कमर्शियल क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, उसके लिए उनके पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही कोई गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड कराई कि ना ही कोई ऐसे आप किसानों के लिए कोई कार्यक्रम थे। और जो तकनीकी योजना थी वो किसानों की समाप्त कर दी गई, जिससे उनको हेल्प नहीं मिली और अंततः वो क्या हो गया, आपका इसमें फेल हो गए। दूसरा बिंदु अगर आप लोग इसमें देखोगे तो आपको दूसरा बिंदु दिखाई देगा, पिछले 2 दशक में कृषि में सर्जिंग निवेश में निरंतर गिरावट आई है। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, जो आपका पब्लिक सेक्टर में, जो आपका एग्रीकल्चर में जो आपका निवेश होना चाहिए था, उस निवेश में आपका कृषि में निरंतर क्या आई है, आपकी कमी आई है, आपकी गिरावट दर्ज हुई है। तीसरा कारण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बीजों के प्रस्फुटन, निम्न दर और निजी दलालों द्वारा नकली बीज और कीटनाशक की आपूर्ति। कह रहे कि जिस तरह से आपका इंटरनेशनल की जो आपकी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका बीज आपका प्रोवाइड करा रही है उनमें निम्न क्वालिटी है, और दूसरा जो निजी दलाल हैं वो क्या कर रहे हैं, नकली बीज बना रहे हैं और नकली ही कीटनाशक का आपूर्ति कर रहे हैं। पहली बात यह है कि आपने बीज सोच के लिया कि अच्छी क्वालिटी का होगा, इसकी उत्पादकता क्षमता कैसी होगी, अच्छी होगी, हाई होगी। लेकिन जब वो हमको मिला, हमें नहीं पता वो नकली है, लेकिन जैसे ही उसका हमने बोया उससे उत्पादकता इतनी अच्छी नहीं मिली और किसान को उससे नुकसान हुआ। कीट संक्रमण, अकाल और फसल विनाश। कीटों ने क्या कर दिया, फसलों पर हमला कर दिया, अकाल पड़ गया और फसल आपकी विनाश हो गई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका किसानों की आत्महत्या में। जब आप देख लिए,
बहुत बार क्या होता है कि आपका टिड्डी का आक्रमण हो जाता है, खेत में दीमक लग जाती है, खेत में कोई रोग लग जाता है और पूरा खेत सूख। तो इस प्रकार की आपका समस्या होने की वजह से क्या होता है, पूरा खेत समाप्त हो जाता है। अकाल मतलब आपकी पर्याप्त चीजें ना मिले, वर्षा ना हो, सूखा पड़ जाए, ठीक, और फसल का विनाश, और इन सब चीजों का विनाश तो हो गए। अगला है महाजन 36 से लेकर 120% ब्याज की ऊंची दरों पर ऋण देते हैं। अब देखिए, आप सोच के देखिए, आपने मिनिमम 36% और हाईएस्ट 120% पर उनको क्या मिलता है, इन ऊंची दरों पर आपको उन्हें ब्याज मिलता है। आप सोच के देखिए, इतनी हाई रेट पर उनको ब्याज मिलता है। सस्ते आयात के कारण कीमतें और लाभों में गिरावट है। आयात कैसा है, सस्ता है, और यही कारण होने की वजह से जो उनकी कीमत है, उन कीमतों में गिरावट। मान लीजिए आपकी फसल अच्छी हो भी गई, आयात ज्यादा हो रहा है, चीजें बाहर से ज्यादा मंगाई जा रही हैं, जो घरेलू चीज है उसकी कीमत क्या होगी, ऑलरेडी सस्ती होगी। सस्ती क्यों होगी, कि जब बाहर से नहीं मंगाएंगे तो भारत की चीजों, जो घर में अपनी चीजें अपने देश के अंदर, डिमांड उनकी ज्यादा होगी, डिमांड होगी तो उनका मूल्य बढ़ेगा, और मूल्य बढ़ेगा तो उनकी मांग होगी, यानी कि किसान को प्रॉफिट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी सस्ते चीजों को बाहर से मंगा लेते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ कीमत गिर जाती है और जो हमारे किसान है उनको नुकसान होता है। अगर देखिए, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। कह रहे जो आपकी सिंचाई है, इनकी जो सुविधा है, ध्यान रखिए, सिंचाई की सुविधा का अभाव है। क्या है, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, जिसने किसानों को बहुत गहराई से पानी निकालने वाले, पंप लगाने वाले जो असफल रहे हैं, अति उच्च ब्याज पर उधार देने को विवश किया है। क्या किया है, जिसने किसानों को बहुत गहराई से पानी निकालने पर विवश किया है। हमारे यहाँ प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होगी तो हमको अपनी फसलों को तो जल देना है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा की जो आपकी विभिन्नता है वो अलग अलग है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक, अगर आप उसी क्षेत्र में आप पश्चिमी हिस्से को देखो, वहां वर्षा कम होती है। नीचे वाले हिस्से को देखो, जो कोस्टल एरिया है, वहां इतनी वर्षा हो जाती है कि आपका तूफान आ जाता है, और कहीं बीच में देखो तो अल्प वर्षा आ जाती है, और कहीं देखो तो बिन मौसम बरसात होती है, और कहीं कभी शीतकाल में हो जाती है हर जगह। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे सिंचाई की सुविधा न होने के कारण किसान पानी के लिए, पानी को निकालने के लिए जमीन को बहुत गहरी तक पंप लगाते हैं, और जो पंप लगाना क्या रहा उनके लिए असफल रहता है, क्योंकि उच्च ब्याज दर लेकर वो पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे वो पंप लगाते हैं, और जिस तरह की उनको बेनिफिट, सफलता चाहिए वो उनको मिल नहीं पाती, और फाइनली वो आपका डूब जाते हैं। एक स्रोत और है, तो ये थोड़े से कुछ कारण हैं किसानों की आत्महत्या के। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इनको 1 to 1 करके आप इनको अच्छे से कॉपी कर लें। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे कारण, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी ये 5-6 कारण मैं आपको लिखा रहा हूं, इन सारे कारणों को आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन जाए कि किसानों की आत्महत्या के क्या कारण हैं, या क्वेश्चन ये बन जाए कि विद्वानों द्वारा समझाए गए वो बिंदु बताइए जिनके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो हमको ये वन ऐसी लाइन टू लाइन हमको ये वाले क्वेश्चन आंसर जो आपके क्वेश्चन इनको लिख देना है। चलिए करिए, इसको नोट करिए, हाईलाइट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। अब जो है मेन इसमें हम यही देख रहे हैं, जो हमको आज फिर देखना है, वो यूनिट्स हम थोड़ा सा गौर करके इसमें आपका देखेंगे कि निर्धनता निवारण के लिए नीति और कार्यक्रम क्या है, कि हम आखिर गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं, इसको निवारण के लिए क्या हमने पॉलिसी बनाई है, और कौन कौन से प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ वर्किंग है। जैसे भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाओं ने
एक हमारे यहां मैंने आपको पढ़ाया है 5 ईयर प्लानिंग। क्या है? 5 ईयर प्लानिंग। हमने पंचवर्षीय योजना बनाए हैं और आपको देखना है कि विकास नियोजन के लिए हमने सोवियत संघ रूस से हमने इन जो 5 ईयर प्लान है इनको हमने लिया है और कह रहे हैं सामाजिक न्याय को सरकार के विकास रणनीति का प्रथम उद्देश्य है। यानी कि प्राइमरी मोटिव क्या है गवर्नमेंट का कि सोशल जस्टिस, ये आपका प्राइमरी है, गोल है किसका? सरकार का। ये आपको ध्यान रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, परिसंपत्ति तथा अवसरों की असमानता से होता है। कि पहला इन्होंने क्या पाया कि जो आय में डिफरेंसेस है, संपत्ति में डिफरेंसेस हैं और जो प्रॉपर उनको अवसर नहीं मिलते, इनकी वजह से ये आपकी गरीबी बनी हुई है और इसको हम दूर करेंगे। दूसरी योजना 1956 से 1961 में कहा गया कि आर्थिक विकास के अधिकतर लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचने चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं जिनको अधिक से अधिक लाभ मिले, उन लाभ वाले वर्गों को क्या है वो कम भाग्यशाली, उनका लक भी इतना अच्छा नहीं है, उतने भाग्यवान नहीं है कि उनको पूरी तरह से सारे जो आपके प्रॉफिट्स हैं, जो शेयरिंग है वो उनको मिल जाए। क्लियर है? वो क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले इनको आप गोल करो, ठीक, इनको ध्यान रखो। और प्राय सभी नीति विषयक दस्तावेज में निर्धनता निवारण, जितने भी आपके नीति विशेष तक दस्तावेज मतलब कागज बनाए हैं, हर में आपका निर्धनता निवारण और इस दिशा में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों की पर चर्चा हुई कि हम कौन कौन सी ऐसी रणनीति यानी कि पॉलिसी अपनाएंगे जिससे हम इस तरह का काम कर सकें कि गरीबी को दूर करने में कुछ हम बढ़िया अच्छी पॉलिसी बनाएं, ताकि जो कम अपेक्षीकृत वर्ग है उन तक क्या हो सके, लाभ पहुंच सके, हम उनको सुनिश्चित कर पाएं कि इनको हम कैसे संपत्ति, आय में या अवसर की समानता उपलब्ध करा के हम इनको क्या कर सकें, गरीबी को दूर कर सके। इस तरह की सरकार दिशा निर्देश आपका रणनीति बनाती है। आइए इसके विषय में आगे देखते हैं और एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, जो बच्चियां पीछे बैठी हैं क्लास में आगे आके बैठ जाइए आप लोग। अब देखिए थोड़ा इस पर ध्यान देंगे आगे हम लोग। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रि-आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल अपनी पॉलिसी अपनाई है, इसको ध्यान रखना है। त्रिविमीय भी बोलते हैं, क्या आयामी भी लिखा है, अपनी पॉलिसी अपनाई। पहली, अब देखिए क्या क्या है इस पॉलिसी में, कौन कौन सी चीजों को उन्होंने आपका रखा है, थोड़ा सा इसको एक बार गौर कर लीजिए। पहले में रखा है कि आपका समृद्धि, हम लोग क्या करेंगे, आपका ग्रोथ को देखेंगे, तो ग्रोथ आधारित आपका रणनीति, यह इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय यानी कि जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम में तीव्र वृद्धि हो। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करनी है, पर कैपिटल में वृद्धि करनी है और ये तीव्र रूप से हो, ये हमको फोकस करना है। प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा जाए और कह रहे हैं जो प्रभाव है वो आपका समाज के सभी वर्गों में होना चाहिए। किसका? सकल घरेलू उत्पाद का और आपका प्रति व्यक्ति जो आय है पर कैपिटल इनकम उसका, इसके विषय में बात कर रहे हैं। ये समाज में निर्धनतम वर्गों तक धीरे धीरे पहुंच पाएगा। कह रहे जो समाज के गरीब वर्ग हैं उनमें धीरे धीरे ही क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी पहुंच पाएंगी। 1950 से 1960 के दशक के पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि यह माना जाता रहा है कि तीव्र गति से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्र में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्णतः कायाकल्प ही निश्चित समाज के पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करेगा। हमने क्या सोच के रखा हुआ था कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास कर दो, यानी कि आप जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है आप उनको डेवलप कर दो, वो डेवलप हो जाएंगे,
तो लोगों की डिमांड आ जाएगी काम करने के लिए। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर को आपका डेवलप कर दो, अच्छा प्रोडक्शन होने लगेगा, लोगों को खाने पीने की चीजें मिलने लगेंगी, इससे कोई समस्या नहीं होगी। कुछ लोग एग्रीकल्चर में लग जाएंगे और कुछ लोग आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, और क्या होगा कि इससे ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। और कह रहे हैं जो आपके अधिक पिछड़ा वर्ग है उनका कायाकल्प हो जाएगी और उससे समाज के लोग क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। ऐसा सोचा था हमने 1950 और 60 के दशक यानी कि इन 10 सालों में। हमने कब सोचा, इन 10 सालों में, कि ऐसा कुछ करेंगे तो शायद कुछ आपका परिवर्तन जो है, कुछ आपका चेंजेस जो है आ जाएंगे। अब एक इमेज दी गई है, इसको गौर करके देखिए। देख लिया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार एक योजना चली थी। काम के बदले अनाज, आप काम करिए और सरकार आपको उस काम के बदले आपको अनाज देगी। क्लियर है? इसको देख लीजिए, उसी योजना के तहत लोग काम कर रहे हैं। कह रहे कि आपने अध्याय 2 और 3 में पढ़ा है कि समृद्धि और कृषि तथा उद्योग क्षेत्र सर्वांगीण वृद्धि अधिक प्रभावित नहीं रही। यानी कि जिस हम आपका ग्रोथ की बात कर रहे थे, जो कृषि की बात कर रहे थे, और जो हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे थे कि इसमें आपका सर्वांगीण यानी कि सब रूप में वृद्धि होगी, उसका कोई अधिक प्रभाव हमको दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अगर प्रभाव दिखता तो हमारे यहाँ गरीबी जो बनी हुई थी वो बरकरार नहीं रहती। ठीक, जनसंख्या वृद्धि के परिमाण स्वरूप प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। अब देखिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इसका फर्क किस पे पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय पर। क्योंकि संसाधन कम है, वो सब में बटेंगे, तो बटेंगे तो आय निश्चित रूप से कम होनी लाजमी है। इन्हीं कारणों से धनी और निर्धन के बीच की खाई और बढ़ गई है। और कह रहे हैं यही ऐसे कारण हैं जो क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपका धनी जो लोग हैं और अमीर लोग हैं, इनके बीच की जो खाई है वो निरंतर इसलिए ही बढ़ रही है। क्लियर है? हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तथा छोटे बड़े किसानों के बीच का फासला बहुत बढ़ा दिया है। और खास करके कह रहे हैं जो आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं, इन भौगोलिक क्षेत्रों की वजह से भी क्या हुआ है, ये छोटा अमीर जो किसान है, छोटा वर्ग बड़ा वर्ग किसान, इनके बीच का जो फासला मतलब जो गैप है उसको बढ़ा दिया है। भूमि के पुनर्वितरण की इच्छा और योग्यता का अभाव है कि जिस तरह की भूमि वितरण होनी चाहिए, ठीक, और उनकी जो इच्छा योग्यता होनी चाहिए उसी का अभाव है। अर्थशास्त्री के कथनानुसार आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धन तक नहीं पहुंच पाएंगे। निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारक ऐसे लगा है कि अतिरिक्त परिसंपत्ति और कार्य सर्जन के संसाधनों द्वारा निर्धन के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं वो, आपका रोजगार को बढ़ा सकते हैं, परिसंपत्ति, कार्य सर्जन और इन सब चीजों के लिए, जिससे आय बढ़ जाएगी और आपका रोजगार बढ़ जाएंगे। ऐसा विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम के माध्यम से ही हो पाएगा। अब कह रहे हैं कि स्पेशली कोई कार्यक्रम चलाओ तो हम कुछ मान सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। इसी दूसरी नीति को तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया, तब धीरे धीरे बढ़ाया गया। इसी में 1970 के दशक में चला कि काम के बदले अनाज। और कब आया, एक योजना आई हमारे पास, पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसमें क्या था 1970 में कि आप काम के बदले अनाज ले लीजिए, आप काम करिए और काम के बदले आपको क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। क्लियर है? ये आई। इस दिशा में
2015 से पहले चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित थे। अब कैसे आधारित है, ध्यान देना है, विकास की जो दृष्टि है उस पर आधारित है। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं वो क्या है, स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित कार्यक्रम को निर्धनता निवारण का आपका मुख्य आधार माना जाएगा। और स्वरोजगार कार्यक्रम का उदाहरण देखिए, अब किसकी बात कर रहे हैं कि अब तो देखिए जितने कार्यक्रम हमने चलाने थे 2015 से हमने चला लिए, गरीबी दूर नहीं हुई, 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना तक हम लोग खूब अच्छे से देख लिया। अब हम क्या करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ाएंगे और मजदूरी आधारित आपका रोजगार देंगे, जिससे क्या हो जाए, ये सारी चीजें बढ़े। स्वरोजगार कार्यक्रम चलाएंगे इनसे, और इसी में पहला प्रयास भी हो रहा है आपका प्रधानमंत्री की रोजगार योजना से। कौन सा है, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, जिसको बोलते हैं PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें क्या बात करी गई है, स्वरोजगार की। कहां पर करेंगे, देखिए इसका उद्देश्य मतलब इसका मोटिव है कि शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का सर्जन था, कि स्वरोजगार मिले लोगों को और सर्जन कर पाए। ये किसने रखा है, तो ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत है। अब देखिए, इसे खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। एक हमारा आयोग है खादी ग्राम उद्योग, जो आपका गांव में चरखे से काटने वाले खादी का वस्त्रों पर जो मंत्रालय विभाग काम करता है, वही इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। कौन सा, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना था। इतना देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। मान लीजिए आपको स्वरोजगार करना है, तो स्वरोजगार के लिए आप छोटा मोटा कोई उद्योग लगाएंगे, ठीक। अब उद्योग लगाएंगे तब जब आपके पास क्या होगा, पैसा होगा। चलिए, सरकार ने आपको ऋण दे दिया और इसके माध्यम से आपको क्या होगा, वित्तीय यानी कि पैसा मिल गया ऋण के माध्यम से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, कौन सा क्षेत्र है आपका, शहरी और ग्रामीण दोनों की बात कर रहे हैं, क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग वाले परिवार के शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिस परिवार की निम्न आय वर्ग है, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, वो वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है छोटे उद्योग के लिए, वो आपका ऋण ले सकता है, ऐसा सरकार ने कहा है। ये नियम है इसका। कुछ कार्यक्रम का ध्येय सहकारी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन है। क्या करेंगे हम लोग, कुछ स्वरोजगार देखेंगे, कुछ मजदूरी पर जो अधिक आय के सर्जन हैं हम लोग उनको देखेंगे और उन पर हम लोग अपनी बात करेंगे। देखिए इसमें भी क्या है, पहले के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी और 1990 के दशक से ही इस नीति में बदलाव आया। इन कार्यक्रमों को का लाभ चाहने वाले को स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए प्रेरित किया गया। अब आप मुझे बताओगे, एक शब्द की बात हुई है स्वयं सहायता समूह, और पहाड़ों में, हमारे गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विकसित है आपका स्वयं सहायता समूह, और खास कर उत्तराखंड में इसको महिलाएं चलाती हैं। और इन्हीं स्वयं सहायता समूह से बहुत सारे महिला काम करती हैं, जैसे अचार बनाना, दाल की बड़ी बनाना, हस्तकरघा काम है, शिल्प चीजें हैं, ये चीजें बना कर देती हैं, ठीक। तो मुझे बताइए कहाँ कहाँ चलते हैं और किस प्रकार का काम करती हैं स्वयं सहायता समूह, बताइए कौन बच्चा बताएगा किसी भी स्कूल से। प्रारंभ में उन्हें अपनी ही बचत को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया। अब देखिए, जो महिला स्वयं सहायता समूह होती है क्या करती हैं, आपस में जो पैसा है उसको कुछ आपका जोड़ती हैं,
फिर वो किसी को पैसा क्या करती है, अपनी सेविंग हो जाती है, उसी पैसे इकट्ठा करके वो किसी को उधार देती है, उधार पर वो कुछ ब्याज लेती है, या पैसों को प्रोसेस किए इसके बाद सरकार बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को आंशिक, यानी कि बहुत आंशिक का मतलब होता है कम या कुछ, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? सरकार बैंकों के माध्यम से आंशिक जो वित्तीय सहायता है वो आपका उपलब्ध कराती है। यह समूह इसका निश्चित करता है कि स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए ऋण दिया जाए, और क्या हो जाए, इसके लिए जो आपका ऋण है वो दिया जाए। अपने क्षेत्रों में लागू कार्यक्रम के निवारण का पता लगाएं, और कह रहे हैं जो लागू कार्यक्रम है, कार्यान्वयन है, उनका पता लगाएं कि कक्षा में चर्चा करें, और इनकी कक्षा में आपका चर्चा करनी है। ठीक, अब आप इनका पता लगाइए क्या है, और इनकी आपस में चर्चा करिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो ये पूरा था आपका प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। तो एक योजना को पढ़ने में ऐसा लगा, फिर उसके बाद 1990 दशक में क्या नीति बदली, कैसे आपका स्वयं सहायता समूह आए, और कैसे स्वयं सहायता समूह को बैंक के हेल्प करती है। ठीक, देख लीजिए इसको। अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन, यानी कि जिनके पास किसी काम करने का कोई स्किल नहीं है, उनको हम अनस्किल यानी कि अकुशल कहते हैं। और निर्धन तो इसलिए कि उन्हें कुछ काम अच्छे से नहीं आता। लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार सृजन करें, कि वो कुछ ऐसी मजदूरी करें जिससे उनको रोजगार मिल जाए। सरकार के पास अनेक कार्यक्रम हैं, और कह रहे हैं जो सरकार है उनके पास अनेक कार्यक्रम हैं। अगस्त 2005 में संसद ने एक विधेयक पारित हुआ। क्या हुआ? एक विधेयक पारित हुआ। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को, जो ग्रामीण का कोई भी एक आपका इच्छुक वयस्क है, वयस्क को 100 दिन के लिए अकुशल श्रमिक कार्य उपलब्ध कराएगा, जिसको बोलते हैं मनरेगा। यानी कि गांव का कोई भी एक परिवार, उसमें से परिवार में से भी जो इच्छुक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को सरकार ये निश्चित कर रही है कि हम 100 दिन के लिए रोजगार देंगे। कहीं कहीं राज्य में इसको बढ़ाकर 100 से 120 भी कर दिया गया है। ठीक, और उन्होंने उस कार्य की क्या दी है, गारंटी देने का निर्णय लिया है कि भैया हम आपको काम देंगे ही देंगे, ये हमारी गारंटी है। और इसे क्या कहा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, और यही शॉर्ट फॉर्म, क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को शॉर्टकट में बोल दिया मनरेगा। क्या कह दिया, मनरेगा का नाम दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी निर्धन न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो, वह जहां यह कार्यक्रम चला रहा है वहां रिपोर्ट कर सकता है। और कह रहे हैं कि कहीं भी रहे वो वहीं अपनी न्यूनतम मजदूरी करें, वहीं इसको रिपोर्ट कर दें। और 2018-19 में लगभग 5 करोड़ परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार दिए गए। कितनी बड़ी बात है, कितने, 5 करोड़ परिवार, यानी कि मिले 5 करोड़ व्यक्ति को 100 दिन का, लेकिन हर परिवार से एक चाहिए था। तो इसलिए ये एक अनस्किल लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा, मतलब मीडियम कह सकते हैं, ये आपका गवर्नमेंट ने आपका इनको प्रोवाइड करवा दिया। अब मुझे बताइए, क्या इस तरीके से निर्धनता निवारण में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ निर्धनता निवारण होगा कि नहीं होगा? ये देख के आप मुझे बताइए। चलिए, आपके पास पूरा समय है, और एक बार जितना पढ़ाया है इन 2-3 नीतियों को अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए आगे छोड़ो मतलब आगे दौड़ पीछे छोड़ हो जाए।
तो एक बार क्या पढ़ा है, कैसे कैसे करा है, पूरा एक बार अच्छे से आप लोग इसमें भी देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। निर्धनता निवारण का दिशा में तीसरा आयाम लोगों को न्यूनतम आधारित सुविधा उपलब्ध कराना है। कि तीसरी चीज ये है कि लोग, जो भी लोग हैं, हम उनको, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं, आधारभूत जो चीजें, उनको प्रोवाइड करा दें। भारत विश्व के उन प्रथम देशों में से एक है जहां ऐसा सोचा गया है कि सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोग में सार्वजनिक व्यय के जीवन में सुधार ला सकता है। कह रहे भारत उन देशों में जो ये सोचता है कि अगर अच्छा शिक्षा मिले सस्ती, स्वास्थ्य सस्ता हो जाए, जल आपूर्ति अच्छी मिले, स्वच्छता हो, अनाज हो, सामाजिक चीजों की जो आपके चीजें हैं जिन पर हमारा ज्यादा पैसा खर्च होता है, अगर ये चीज हम लोग सस्ते प्रोवाइड करा दें तो गरीबी हमारे यहाँ दूर हो सकती है। इस विधि के अंतर्गत निर्धनों के उपभोग, यानी कि वो चीजों को किस तरह से देखते हैं, रोजगार के सर्जन, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार की संपूर्ति हो जाएगी। यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गोल कर दीजिए आप कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो आधारभूत संरचना की जो आपकी चीजें उनको प्रोवाइड कराना। उस योजना के दस्तावेज में कहा गया कि रोजगार के अवसर में विस्तार के बाद ही निर्धन अपने लिए आवश्यक वस्तु और सेवा नहीं खरीद पाएंगे और एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर पर अनेक उपभोग तथा निवेश को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित रूप से अनिवार्य रहना होगा। खाद्यान्न, छोटे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संचार, विद्युत आपूर्ति, निर्धनों के खाद्य उपभोग के पोषण स्तर को प्रभावित करने के ये कारक हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पोषण अभियान, मध्य अवकाश भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आधारिक संरचना, आवास की उपलब्धता दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि भारत में अनेक दिशाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है। ये हम लोग आपका इसमें कह सकते हैं। अब आप जितना मैंने पढ़ा इसको पढ़ के आइए, कल मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको एक एक करके, जो पूरा अभी हमने तीसरा आयाम पढ़ा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।